हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी का। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। यानी किसी परिमित समूह के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप अर्थात समूह के किसी अवयव की कोटि के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा था। डेफिनेशन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, अनेक सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर में अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़ लिए हैं उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस लेक्चर क्रमांक वाइज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारे के सारे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है और आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, इस थ्योरम को बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर लिखा गया है, इसके प्रूफ को। और आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत आसान तरीके से आपको ये थ्योरम समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ये थ्योरम। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। यानी कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। यानी कि कोई परिमित संख्या होगी, कोई निश्चित कोई एक संख्या होगी। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए जी एक फाइनाइट ग्रुप है और मान लो ए बिलोंग्स टू जी कोई अवयव है। ठीक है, यानी कि ए जी का कोई एलिमेंट है। ठीक, अब देखो दोस्तों, मेन जो पूरी जो बात है ना वो इसी लाइन पे टिकी हुई है। आगे की जो लाइन है वो बहुत सरल है। देन ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड सो ऑन कैन नॉट बी ऑल डिस्टिंक्ट एज ऑल बिलोंग टू जी। अब ये लाइन क्या कह रही है, इसको हमें अच्छे से समझना होगा। दोस्तों चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं कि ये कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो, थ्योरम का प्रूफ बहुत छोटा सा है दोस्तों, देखो 4-5 लाइन में ही सिद्ध हो गया है। ठीक है, इसलिए आप चिंता ना करें। वो लाइन क्या है उसको अपन अभी समझते हैं। देखो, मान लीजिए ये एक एलिमेंट है। ठीक है, ये ग्रुप जी में बिलोंग करता है। ठीक, इतना इजी है। अच्छा दोस्तों, ये जो ग्रुप, जिस ग्रुप के बारे में अभी हम बात करें ना, यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेशन को मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिया है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? मल्टीप्लीकेशन का। आप ध्यान से देखते जाइएगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो ग्रुप है, मान लो उसका ऑर्डर जो है, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए कि 5 है। ठीक है, यानी कि ग्रुप में टोटल एलिमेंट्स 5 है। अपन मान के चल रहे हैं कि ग्रुप जो है 5 एलिमेंट्स रखता है ना भाई। हमको हमको प्रश्न में क्या दिया है? फाइनाइट ग्रुप बोला है। फाइनाइट ग्रुप बोलने का मतलब यह है कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, यानी परिमित संख्या में अवयव हो, निश्चित संख्या में अवयव हो। तो हमने मान लिया कि मान लो उस ग्रुप में कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखते जाइए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आता जाएगा। मान लो कोई एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ए जी का कोई एलिमेंट है। अब भाई जी क्या है? ग्रुप है। ग्रुप होने के नाते वो चारों नियम, कौन कौन से नियम? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन सभी का वो पालन करता है। यानी संवरक नियम, साहचर्य नियम, तत्समक का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व, इन सभी नियमों का वो पालन करता है। चलिए, क्लोजर लॉ क्या होता है बताइए। तो आप कहेंगे सर क्लोजर लॉ ये होता है कि जब कभी आप ए और बी दो एलिमेंट्स लेते हैं जी से, तो उन दोनों का प्रोडक्ट ये भी क्या है? जी में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये क्लोजर लॉ है। तो यहाँ पे जी पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है दोस्तों? मल्टीप्लीकेशन है। इसलिए हमने कहा कि ए और बी जब कभी जी में होंगे तो दोनों में ऑपरेशन कौन सा लगाना है? मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जी में अभी हम मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लेके चल रहे हैं। तो जब कभी ए और बी जी में बिलोंग करेगा तो ए इंटू बी ये भी किस में बिलोंग करना चाहिए? जी में बिलोंग करना चाहिए। यही क्लोजर नियम है। अब दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसी क्लोजर नियम को आप, जो यहाँ पे ए और बी के लिए लगाया गया है ना, इसको आप ए और ए के लिए लगाइए। ठीक है भाई, ये सत्य है सभी ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, और ए और बी यहाँ पे आर्बिट्ररी है, यानी आप उसी उसी एलिमेंट्स के साथ भी क्लोजर लॉ लगा सकते हैं। तो ए बिलोंग्स टू जी है तो ए इंटू ए ये भी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए, अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि जी क्या है? ग्रुप है। ग्रुप होने के नाते वो
क्लोजर नियम का पालन करेगा, समवर्त नियम का पालन करेगा, तो इस हिसाब से हमें ये प्राप्त हो गया कि ए स्क्वायर बिलोंग्स टू जी होगा। ये एकदम तय है, ठीक है। ए बिलोंग्स टू जी, ये तो एक एलिमेंट ओके हो गया। चलो दूसरा एलिमेंट भी हमको जी में मिल गया और इसकी गारंटी है क्योंकि क्लोजर नियम से हमने इसको लाया है। अब यही क्लोजर नियम आप लगाओ ए स्क्वायर और ए के साथ, यानी जो यहाँ पे ए और बी के लिए लिखा है ना, आप उसी को ए स्क्वायर और ए के लिए लिखो, ठीक है। यानी पहले एलिमेंट ए स्क्वायर लो, दूसरा एलिमेंट ए लो, और आप देख सकते हैं ए ये भी जी में है, ए स्क्वायर ये भी जी में है ना भाई, तो दोनों का प्रोडक्ट ये भी जी में होगा। कौन इसकी गारंटी देता है? क्लोजर नियम। जब कभी जी में से दो एलिमेंट लोगे तो दोनों का प्रोडक्ट जी में होना चाहिए, तो उन दोनों एलिमेंट्स के रूप में हमने ए स्क्वायर और ए को लिया, ठीक है, और ये भी जी में होगा, यानी कि ए क्यूब ये भी किसमें होगा? जी में होगा दोस्तों। चलो तीसरा एलिमेंट भी हमको जी में मिल गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वैसे तो आप बहुत सारे एलिमेंट तैयार कर लोगे सर, ए क्यूब में फिर आप ए का गुणा कर लोगे, बोलोगे आप ए क्यूब जी में बिलोंग करता है और ए जी में बिलोंग करता है, फिर आप क्लोजर नियम लगाइए। जिस तरीके से ए और बी जी में बिलोंग करने पर ए इंटू बी जी में बिलोंग करता है, वही क्लोजर नियम आप इनमें लगा देंगे कि भाई ए क्यूब जी में बिलोंग करता है, ए ये भी जी में बिलोंग करता है, तो दोनों का प्रोडक्ट ये भी जी में बिलोंग करेगा। इस हिसाब से ए की घात 4 ये भी जी में बिलोंग करेगा। तो आप कहेंगे सर ये सिलसिला तो आप लगातार चलाए रख सकते हैं, उस हिसाब से ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की घात 4, ए की घात 5, ए की घात 6, ए की घात 7, वैसे तो आप कितना ही चला सकते हैं सर, ये सबके सब जी के मेंबर बन जाएंगे, है कि नहीं? आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा कि सब चीज क्लोजर नियम से किस तरीके से आगे चलते जा रहे हैं, ठीक। अब आप खुद सोचो, मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि क्लोजर नियम से सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की घात 4, ए की घात 5, और ये चलते जाएगा। और मैं कहूंगा भाई सारे एलिमेंट्स को आप इस तरीके से क्लोजर नियम से तैयार करते जाइए, और इसकी गारंटी तो है। क्यों? क्योंकि भैया जी ग्रुप है तो क्लोजर नियम का पालन करेगा ही करेगा, और ये सब क्लोजर नियम से ही तो तैयार किए जा रहे हैं। देखो ए और बी के रूप में हमने इनको लिया, ए के रूप में इसको, बी के रूप में इसको, और लगा लिया, और जी में बिलोंग कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर वैसे तो आपको भयंकर सारे एलिमेंट मिल जाएंगे सर, सबके सब जी में बिलोंग करेंगे, परंतु दोस्तों ऊपर तो आपने ये क्या कहा, ऊपर तो आपने कहा कि सर जी में सिर्फ और सिर्फ 5 अवयव, हमने ये मान के चला था कि जी का ऑर्डर कितना है? 5 है। हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि जी का ऑर्डर 5 है, यानी कि जी में 5 से ज्यादा अवयव हो ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि सर क्लोजर नियम से आप ये सारे एलिमेंट्स तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि देखो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की घात 4, ए की घात 5, ये सब जी में बिलोंग करेगा ही करेगा, क्यों नहीं करेगा? सारे के सारे आपने क्लोजर नियम से तैयार करते जा रहे हो। अब आप बोलोगे सर क्लोजर नियम से तो ए की घात 6 भी तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार होगा? देखो ए की घात 5 बिलोंग करते हैं जी में, ए बिलोंग करता है जी में, तो ए की घात 6 ये भी बिलोंग करेगा जी में। तो मैं कहूंगा चलो ठीक है, ये सच है, ये सत्य है कि चलो एक एक अच्छा ये भी बिलोंग करेगा जी में, एक एक सात भी बिलोंग करेगा जी में, सबों के सब बिलोंग करेंगे, लेकिन जी में 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। दोस्तों हम यहाँ पर एक बात और मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लो ए जो हमने यहाँ पे लिया है जी में से, मान लो उस एलिमेंट ए का ऑर्डर 5 है, ठीक है। अगर उस एलिमेंट ए का ऑर्डर 5 है तो निश्चित रूप से ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की घात 4, ए की घात 5, ये पांचों के पांचों भिन्न भिन्न अवयव होंगे। और इस बारे में हम अगले थ्योरम में भी पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो ए स्क्वायर, ए की घात 3, ये पूरा ए की घात n तक के सारे एलिमेंट्स भिन्न भिन्न होंगे। जैसे मान लो हम इस एलिमेंट का ऑर्डर 5 मान रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की घात 4, ए की घात 5, ये सारे के सारे क्या होंगे? भिन्न भिन्न अवयव होंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि भाई चलो अगर ए का ऑर्डर अगर मान लो 5 मानते हैं तो ये तो ठीक है कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की घात 4, ए की घात 5, ये सबके सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, सबके सब भिन्न भिन्न अवयव होंगे। परंतु ए का ऑर्डर यदि 5 नहीं है ना भाई, 5 से मान लो कम है, 4 है या 3 है, 2 है, 5 से ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 5 है ना, तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मान लो अगर एक ऑर्डर चलो 4 है, इसका मतलब ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए की घात 4 ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। तो ग्रुप में तो टोटल 5 एलिमेंट होते हैं, तो पांचवा एलिमेंट फिर कौन होगा? अगर ये चारों अलग अलग एलिमेंट होंगे, मतलब इसके बाद के एलिमेंट्स फिर इससे रिपीट होते जाएंगे, यानी कि इसके इक्वल मिलते जाएंगे, तो फिर पांचवा एलिमेंट हो सकता है कोई अलग होगा जो इनमें से सबसे हटके हो, जो इनकी मदद से न बन सकता हो, है ना भाई, तो पांचवा एलिमेंट हो सकता है अलग हो। जैसे मान लो ए का ऑर्डर 3 है, ठीक है, ए का ऑर्डर 3 है, तो शुरू के 3 एलिमेंट ए स्क्वायर, ए क्यूब,
ये डिस्टिंक्ट होंगे, और जो दो एलिमेंट है वो सब हो सकता है कि एक ही मदद से बनते ही ना हो, वो और कुछ अलग एलिमेंट हो, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ 5 मानने का अर्थ ये है कि एक ऑर्डर 5 मानने का अर्थ ये है कि अधिकतम अगर शुरुआत के पांचों एलिमेंट्स भी, है ना भाई, अधिकतम शुरुआत के अगर पांचों एलिमेंट्स भी अगर अलग अलग हो गए, तब भी उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो तो आखिर इनसे मतलब रिपीटेशन होते जाएगा, इनके इक्वल अपने को मिलते जाएंगे। ये हम आपको बतलाना चाह रहे थे। मतलब कुल मिलाकर के इस थ्योरम में जो कंसेप्ट दोस्तों वो ये है कि जो ए स्क्वायर ए क्यूब, ये जब आप एलिमेंट्स लिखते जाएंगे ना, तो ग्रुप का ऑर्डर अगर अपन उदाहरण के लिए 5 मानते हैं, तो ये समझ जाइए कि 5 से ज्यादा एलिमेंट उस ग्रुप में होंगे नहीं। तो ये जो आप ये जो बना रहे हैं ना, ये पूरा ए स्क्वायर ए की मदद से जितने भी एलिमेंट आप यहाँ पे लिख पा रहे हैं, है ना भाई, ए के पावर के रूप में, उनमें से अधिकतम 5 एलिमेंट जो होंगे वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, 5 एलिमेंट जो है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, है ना। अधिकतम 5 एलिमेंट भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हो सकता है 5 से कम एलिमेंट भी भिन्न भिन्न हो, और जो बाकी बच गए एलिमेंट, जैसे मान लो 3 एलिमेंट भिन्न भिन्न हो गए, तो हो सकता है 2 एलिमेंट जो हो वो अलग ही एलिमेंट हो, वो ए के पावर के रूप में मान लो एक्सप्रेस न हो पाते हो, अलग ही हो, ऐसा हो सकता है ना भाई। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इसका ऑर्डर 5 है, और इस कारण ये सारे के सारे एलिमेंट्स ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब आप ए की घात 6 ए की घात 7 ये सब बनाते जाएंगे ना, तो ये वापस, क्योंकि भाई 5 से ज्यादा अवयव तो होने नहीं चाहिए, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 अवयव हो गए ना। अब जो अवयव आएंगे आप बोलोगे वो तो जी में बिलोंग कर रहे हैं, मैं कहूंगा ठीक है, परंतु ये एक ही घात 6 कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा अवयव नहीं होगा, वो वापस इन्हीं में से किसी न किसी एक के बराबर होगा, क्योंकि वापस मतलब रिपीट होते जाएंगे, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि 5 एलिमेंट से ज्यादा तो होने नहीं चाहिए। मैंने ऊपर तय कर रखा है, मान लो जी का ऑर्डर कितना है, 5 है, तो जी का ऑर्डर अगर 5 है, लेकिन आप क्लोजर नियम की मदद से इतने सारे एलिमेंट्स तैयार करके जा रहे हैं, तो ये तो 5 से ज्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर 5 है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 5 है, तो ये सारे एलिमेंट जो आप तैयार करते जा रहे हैं ना, वो वापस इन्हीं में से किसी न किसी एक के बराबर हो जाएंगे। एक ही घात 6 जो आप तैयार किए हैं, वो इनसे हटके कोई अलग एलिमेंट नहीं होगा। अगर इनसे हटके हुआ तो 5 और 1 6 एलिमेंट हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ आ जाएगी ये बात कि ग्रुप में 5 एलिमेंट है, ये बात झूठी साबित हो जाएगी। इसलिए ये जो एक्स्ट्रा, ये जो अलग एलिमेंट आप बना रहे हैं ना, वो वास्तव में अलग नहीं है, वो वापस इन्हीं में से किसी न किसी एक के बराबर हो जाएगा। जो अगला एलिमेंट आप बना रहे हैं 1 की घात 7, वो वापस इन्हीं में से हो सकता है वो 1 की घात 3 के बराबर हो जाए। फिर आप जो अगले एलिमेंट बनाएंगे वो वापस फिर इन्हीं में से किसी न किसी एक के बराबर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में टोटल 5 ही एलिमेंट हैं, और ये जो इतने सारे आप तैयार करते जा रहे हैं, जो कि आप तैयार कर सकते हैं, क्यों नहीं तैयार कर सकते, क्लोजर नियम तो आपको इसकी इजाजत देता है, तो आप जो तैयार कर सकते हैं ना, ये वापस इन्हीं रिपीट होते जाएंगे। मतलब ये 1 की घात 8 इन्हीं में से किसी न किसी के बराबर हो जाएगा, 1 की घात 4 पे हो सकता है बराबर हो जाए। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये पूरा कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया दोस्तों, तो फिर इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है। इसका मतलब ये है कि देखो, जी फाइनाइट ग्रुप है ना, जी फाइनाइट ग्रुप है, इसका मतलब आप देखो ना, यहाँ ए स्क्वायर ए क्यूब, अब ये चेन चलते जा रही है, ये चेन अनंत पदों तक चलती जा रही है। तो क्या इतने सारे एलिमेंट होंगे क्या ग्रुप में? भैया ग्रुप का ऑर्डर तो आपने फाइनाइट कह दिया है, फाइनाइट मतलब कोई एक निश्चित संख्या होगी ग्रुप का ऑर्डर, 5 7 9 10 जो भी होगा, और आपने बोल रहे इतने सारे एलिमेंट, तो इतने, तो नीचे हमने क्या लिखा, देखो, ये सारे एलिमेंट कैन नॉट बी ऑल डिस्टिंक्ट। अब आपको समझ में है कि ये सारे एलिमेंट अलग अलग नहीं हो सकते, सबके सब विभिन्न भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। जैसे मैं ग्रुप का ऑर्डर 5 निश्चित कर दिया, तो क्या ये सारे एलिमेंट अलग अलग होंगे? अगर ये सारे एलिमेंट अलग अलग होंगे, तो फिर 5 से ज्यादा हो रहे हैं, ये तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे हो जाएंगे। और ये सारे एलिमेंट अगर अलग अलग होंगे, तो फिर ये बात झूठी हो जाएगी, ग्रुप का ऑर्डर फिर फाइनाइट कैसे रह पाएगा? तो इसलिए हमने आपको क्या बताया, भैया 5 एलिमेंट अलग अलग होंगे, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 5 है, तो 5 एलिमेंट अलग अलग होंगे। और उसके बाद जो आप एलिमेंट तैयार कर रहे हैं, जो कि आप तैयार कर सकते हैं, आपको इस बात की इजाजत है। क्लोजर नियम देखो किस तरीके से सारे एलिमेंट जनरेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बाद में जो एलिमेंट तैयार होंगे ना, वो वापस किसी न किसी के बराबर होते जाएंगे, अर्थात रिपीटिंग चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब रिपीटिंग चालू हो जाने का मतलब ये कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स फिर अलग अलग नहीं रहे, है ना भाई, ये किसी न किसी के बराबर हो गया, ये किसी न किसी के बराबर हो गया, मतलब सारे के सारे अलग नहीं हो सकते। 5 एलिमेंट अलग होंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि 5 जी का ऑर्डर है ना, तो 5 अवयव अलग अलग होंगे। उसके बाद जो एलिमेंट आप तैयार करेंगे,
वो अलग एक्स्ट्रा 5 से हट के कोई अलग नहीं मिलेगा, वो वापस उसी के इक्वल आपको मिलते जाएगा, उन्हीं में से किसी न किसी के इक्वल ये मिलते जाएंगे। तो इसी को हमने लिखा है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो ये जो एलिमेंट्स आप जनरेट करते जाएंगे क्लोजर लॉ से, जो हमने नीचे जनरेट किए, ये सब के सब डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, यानी कि सब के सब भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों क्यों भैया? क्योंकि ये सब जी में बिलोंग करते हैं, और जी का ऑर्डर क्या है भैया? फाइनाइट है। तो फाइनाइट है, मान लो अगर जी का ऑर्डर 5 है तो इनमें से 5 एलिमेंट ही भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगर आप छठवां, सातवां, आठवां ये एलिमेंट अगर आप तैयार करते जा रहे हैं तो ये वापस उन्हीं 5 में से कोई ना कोई एक के इक्वल होते जाएगा, यानी कि रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे ये हमने नीचे कहा कि चलो मान लो ये इसके बराबर, वो उसके बराबर, उसी तरीके से मान लिया हमने चलो एक ही घात जे एक ही घात आई के बराबर है, क्योंकि रिपीट होते जाएंगे, सीधी सी बात है। तो जब ये रिपीट होते जाएंगे तो अपन मान लेते हैं कि एक ही घात जे इज इक्वल टू एक ही घात आई, मान लो किसी जे इज ग्रेटर देन आई के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक ही घात 6 जो है एक ही घात मान लो 3 के बराबर हो गया, है ना भाई? तो उसी रूप में आप इसको देखो। ठीक है, जे के रूप में आप 6 को देख लो, और यहाँ पे आई के रूप में आप 3 को देख लो। जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे। रिपीट हो रही है दोस्तों, जी का ऑर्डर फाइनाइट है। अगर सारे के सारे एलिमेंट अलग हो गए, सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो गए, और क्लोजर नियम से आप ये सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं ना, आप इस टर्म को अनंत मात्रा में बढ़ा सकते हैं। जैसे आप बोलोगे सर एक ही घात 9 कैसे जनरेट करेंगे, एक ही घात 9 कैसे जी में बिलोंग करवाएंगे? तो मैं कहूंगा देखो भाई, एक ही घात 8 है जी में, आप कहेंगे है। ए है जी में, आप कहेंगे है। देखो ए हमने शुरू में लिया था, एक ही घात 8 हमने जनरेट कर दिया एक ही घात 7 की मदद से। अब मैं कहूंगा एक ही घात 8 है जी में, ए है जी में, तो एक ही घात 8 इंटू ए, यानी दोनों का प्रोडक्ट, यानी एक ही घात 9, ये भी जी में होगा। क्लोजर नियम, ये क्लोजर नियम। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, है ना भाई? तो अगर सारे के सारे एलिमेंट अलग हुए दोस्तों, तो इसका मतलब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता, फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, फाइनाइट होने के कारण एक निश्चित स्थान के बाद जो और एलिमेंट आप जनरेट करते जाएंगे वो वापस पुराने एलिमेंट्स के साथ इक्वल होते जाएंगे। तो मान लो ए जे इक्वल ए आई। ठीक है, अब दोनों ओर हमने किसका गुणा किया बताऊं? ए की घात आई के इनवर्स का दोनों ओर हमने गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो ये ए की घात आई है और बगल में ए की घात आई का इनवर्स लिखा है, तो कोई भी एलिमेंट और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, यानी ई मिलता है हमको। और यहाँ पे देखो आई की घात -1, यानी घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा करोगे तो आई गुणित -1 क्या हो जाएगा? माइनस आई हो जाएगा। और फिर आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ती हैं, मगर ये माइनस आई है इसलिए जे माइनस आई आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में क्या होता है? आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, परंतु ये माइनस आई होने के नाते ए की घात आपको जे माइनस आई नजर आ रहा है, और ये ई हो गया। इस जे माइनस आई को हमने के नाम दे दिया, ए की घात के बराबर ई हो गया। ठीक है, मतलब जे माइनस आई को हमने के कह दिया, जो कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 0 से बड़ा होगा, क्योंकि जे बड़ा है आई से, आपने यहाँ पे लेके चला है। ठीक दोस्तों, अब बताइए ए की घात के बराबर ई मिल रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? आप कहेंगे सर ये तो सर हमको पिछले जो वीडियो में हमने देखा था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, उससे कुछ मिलता जुलता नजर आ रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ए की घात के अगर आपको ई मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रुप का ऑर्डर के ही हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। हाँ, ग्रुप का ऑर्डर के हो भी सकता है या फिर के से कम भी हो सकता है। ठीक है, हमने एक वहां पे कंसेप्ट पढ़ा था, हमने एक नोट पढ़ा था दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। क्या नोट था हम आपको बता रहे हैं कि देखो यदि n एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कम से कम यानी छोटे से छोटा अगर ऐसा धन पूर्णांक है, n जो है ऐसा छोटे से छोटा धन पूर्णांक है जिसको a के पावर में लगाने से अगर e मिल रहा है, तब n जो है वो a का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, n क्या होना चाहिए? छोटे से छोटा धन पूर्णांक, छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी n से छोटा और कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए जो a के पावर में लगाने से e मिले। ऐसी स्थिति में n जो है वो a का ऑर्डर कहलाएगा। उसके बाद हमने एक नोट पढ़ा था कि मान लो m एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो a के पावर में लगाने से e मिलता है, तब अवश्य ही ऑर्डर ऑफ a जो है वो इस m से छोटा या बराबर होगा। क्यों? अब आप कहेंगे सर यही वाली क्वालिटी तो आपको यहाँ दिख रही है, m एक ऐसा इंटीजर है जो a के पावर में लगाने से e मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं पता ना कि भाई m छोटे से छोटा इंटीजर है कि नहीं है, इसलिए ऑर्डर ऑफ a m से हमेशा
छोटा या बराबर होगा। दोस्तों इस चीज को आप डिटेल में एकदम विस्तार से समझना चाहते हैं तो मैं आपको बार बार यही सलाह दूंगा कि पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। पिछले वीडियो में हमने एक नोट पढ़ा था कि अगर कोई इंटीजर ऐसा है जो एक ही घात में लगने से ई मिल रहा है तो ऑर्डर ऑफ ए अवश्य ही उस इंटीजर से लेस देन और इक्वल टू होगा। ये नोट प्रॉपर हमने लिखा है और प्रॉपर तरीके से उसको हमने समझा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो के एक ऐसा इंटीजर मिल रहा है जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिल रहा है आपको, उसी को हमने लिखा है कि भैया देयर एग्जिस्ट thus there exists a positive integer k such that a raised to the power k is equals to e। अतः एक ऐसे धनात्मक पूर्णांक k का अस्तित्व इस प्रकार है कि a की घात k बराबर e है, इसलिए ऑर्डर ऑफ a जो है वो k से छोटा या बराबर होगा। k को हम निश्चित रूप से k को हम गारंटी के साथ ऑर्डर क्यों नहीं कह सकते a का, क्योंकि हमें पता नहीं है ना भाई कि k जो है वो न्यूनतम वाला धन पूर्णांक है कि नहीं है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, ये हमें पता नहीं है ना भाई। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि भैया ए का ऑर्डर जो होगा वो या तो के होगा या तो के से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जितने, जैसे मान लो आपके पास 5 इंटीजर हैं, ठीक है, 5 इंटीजर, 1 2 3 4 5, ये 5 इंटीजर है आपके पास। ये देखो ये आपके पास 5 इंटीजर है, इनका नाम आप रख लो। चलो इनका नाम हम रख लेते हैं M1 M2 M3 M, ऐसे कुछ नाम रख देते हैं। और मान लो सबकी खासियत ये है कि सबको अगर ए के पावर में चढ़ाते हैं तो ई मिलता है, इसको भी ए के पावर में चढ़ाते हैं तो ई मिलता है। अब आप बोलेंगे सर इन सबों को तो ए के पावर में चढ़ाने से ई मिल रहा है, तो क्या सबके सब ऑर्डर हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, इनमें से केवल वही वाला इंटीजर ए का ऑर्डर होगा जो सबसे छोटा होगा। ठीक है, मान लो ये सारे के सारे ऐसे इंटीजर्स का कलेक्शन है जिनको ए के पावर में लगाने से ई मिलता है। ठीक है, सभी इंटीजर्स का, ऐसे सभी इंटीजर्स का कलेक्शन दो जिनको ए के पावर में लगाने से ई मिलता है। अब आप ऑर्डर किसको बोलोगे? क्या सबों को ऑर्डर बोलोगे कि एक ऑर्डर? नहीं, आप एक ऑर्डर उसको बोलोगे जो इन सबों में से सबसे छोटा इंटीजर हो। तो यहाँ पे एक की घात के बराबर ई मिल रहा है, लेकिन हमको ये नहीं पता ना कि के क्या है, कि सबसे छोटा इंटीजर है कि नहीं, हमको नहीं पता है। तो इतना तो पता है कि भैया के का मतलब सॉरी ए का जो ऑर्डर होगा, वास्तव में ए का ऑर्डर जो होगा वो हो सकता है कि हो जाए। अगर के सबसे छोटा इंटीजर है तो ए का ऑर्डर के हो जाएगा, लेकिन अगर के ऐसा सबसे छोटा इंटीजर नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो ऐसी स्थिति में कोई दूसरा इंटीजर होगा जो के से भी छोटा होगा और वो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता होगा, तो वही एक ऑर्डर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एक ऑर्डर के से छोटा हो जाएगा। इसलिए हमने सभी संभावित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये लिखा है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो के से छोटा या के के बराबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा के क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। के क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब ए का ऑर्डर उस किसी पॉजिटिव इंटीजर के से छोटा या बराबर मिल रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है भाई, के इंटीजर है मतलब कोई फाइनाइट नंबर है ना भाई, और ऑर्डर ऑफ ए के से छोटा या बराबर मिल रहा है मतलब ऑर्डर ऑफ ए ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा दोस्तों। तो ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि वो किसी फाइनाइट के कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, उससे छोटा या बराबर मिल रहा है सर, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा दोस्तों, है ना भाई। ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू के हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि ए की घात के बराबर ई मिला है। ठीक है, तो पिछले नोट में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐसा है, अगर कोई एम पॉजिटिव इंटीजर ऐसा है जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एम, और इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है पिछले वीडियो में, जरूर देखिएगा दोस्तों। और इन दोनों एलिमेंट को हम लोग इक्वल लेके इसलिए चले क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट तो हो नहीं सकते। डिस्टिंक्ट यानी भिन्न भिन्न क्यों होंगे भैया? जी का ऑर्डर फाइनाइट है ना, तो एक निश्चित क्रम तक के ही अवयव अलग अलग मिलेंगे, और आप आगे बढ़ाते जाएंगे ए की पावर को तो वापस वो पुराने एलिमेंट्स के साथ इक्वल होते जाएगा। ठीक है, तो ए से इक्वल ए आई अपन लेके चल रहे हैं कि मान लो ये दोनों इक्वल है करके। तो ये इसकी पूरी व्याख्या नीचे की गई है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल बिंदास आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं सेट थ्योरी के, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, अनेक सारे सवाल, concept of relation, concept of function, equivalence relation, equivalence class, countability of sets, one function, on to function, तमाम प्रकार के टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद मैट्रिक्स अलजेब्रा भी हमने पढ़ा है, इसमें हमने एशेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम,
तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। सारे के सारे वीडियोस आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, या कोई भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप सर्च कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल का नाम लिखिएगा आपको, तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।